नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 5 फरवरी है और आज भी हम रोज़ की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आप एक्सप्लेनेशन को पूरा सुन सकें और बेसिक जीके और स्टैटिक्स को भी जान सकें जिनका संबंध समसामयिक विषयों से रहा है। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके लक्ष्य की और अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया। तो ऑप्शंस थे डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, सुरेश सिन्हा, जिशान खान, विद्युत मोहन। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। जिन लोगों ने भी ऑप्शंस में कमेंट बॉक्स में ये आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी का उद्घाटन गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में किया। चौरी चौरा शताब्दी समारोह की घटना के अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। ये 4 फरवरी को ये घटना चौरा चौरी गोरखपुर में घटित हुई थी, जो कि ये शताब्दी समारोह चलेगा 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक ये पूरा समारोह चलेगा। तो भारतीय इतिहास में गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में 4 फरवरी 1922 को हिंसा हुई थी, जो कि ब्रिटिश सिपाहियों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच हुई थी, जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो क्रांतिकारी थे उनके साथ और ब्रिटिश पुलिस के साथ ये घटना घटित हुई थी, ये हिंसा हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में की थी। तो असहयोग आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो इस ही आंदोलन के दौरान चौरी चौरा गाँव में एक हिंसात्मक घटना घटित हुई, जिसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो चलते हैं वीडियो के आज के अपने दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि भारत अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ऑप्शन है ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान के में संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी को शुरू होगा और इसका समापन 21 फरवरी 2021 में होगा। तो ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर ये आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारत और अमेरिकी की सेनाओं के बीच जो सहयोग और इंटर ऑपरेटिविलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है और ये अभ्यास आतंकवाद निरोधी कार्रवाई पर केंद्रित रहेगा। इसके साथ ही इससे पहले अगर देखा जाए तो नाइट डेजर्ट 21 नाम से एक युद्धाभ्यास किया गया था अभी राजस्थान में ही, जो कि भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच 5 दिवसीय अभ्यास था। युद्ध अभ्यास की शुरुआत जो कि भारत और अमेरिका के बीच में की गई, इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और ये इसका 16वां संस्करण मनाया जा रहा है। और इस युद्ध अभ्यास में, इस अभ्यास का नाम क्या है, युद्ध अभ्यास, और इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी 2004 में। और इन दोनों ही सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और आभासी रूपरेखा को तैयार करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रशिक्षण तकनीकों, जो ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी है और अपनी अपनी जो तकनीकी शिक्षा है हथियारों को लेकर, उनको एक दूसरे से साझा कर सके। इसी के साथ देखा जाए तो राजस्थान की उपस्थिति भारत के पश्चिम में है और ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी जयपुर है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके अलावा भारत के साथ जो राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात इसके साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ राजस्थान की है। राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं और यहाँ पे राज्यपाल कौन है अभी, कलराज मिश्र। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कलिवेली आर्द्रभूमि खबरों में रही, यह किस राज्य में स्थित है। कलिवेली आर्द्रभूमि। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अभी हाल ही में आर्द्रभूमि के
के साथ कलिवेली झील जो कि तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। ये राज्य द्वारा कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने के प्रयासों को लेकर खबरों में रही है और इसको अभी कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पहली घोषणा की गई है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कलिवेली आर्द्र भूमि को क्या बनाया जाएगा, पक्षी अभयारण्य बनाया जाएगा। और ये पुलिकट झील के बाद कलिवेली जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, YS जगनमोहन रेड्डी, और वहाँ पर राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। और वहाँ की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। अभी जो कार्य चल रहा है आंध्र प्रदेश का वो हैदराबाद से चल रहा है, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में संयुक्त राजधानी है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। लिथियम के भंडार पाए गए हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और झारखंड। तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। तो ये परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने हालिया सर्वेक्षणों में कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम संसाधनों की उपस्थिति का पता लगाया है। तो लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Li, और ये नरम और चांदी के समान सफ़ेद धातु होता है और मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु है और सबसे हल्का ठोस तत्व भी है लिथियम। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील भी होता है और इसे खनिज तेल में संग्रहित किया जाना आवश्यक होता है। इसके साथ ही धातुओं में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम रासायनिक तत्व शामिल हैं, जो कि क्षार धातु में शामिल है। किसमें, क्षार धातुओं में अगर हम देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम जो है ये रासायनिक तत्व शामिल हैं क्षार धातुओं में। ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर ग्रुप 1 जो कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के S ब्लॉक में स्थित है उसका निर्माण करते हैं। तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर ग्रुप 1 और आवर्त सारणी के S ब्लॉक में स्थित होते हैं, उनका निर्माण करते हैं। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो इसे ट्रिटेरियम के कन्वर्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसे, ट्रिटेरियम के कन्वर्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार जैसे जैसे लिथियम आयन बैटरी की मांग बढ़ती जा रही है तो लिथियम की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है समय के साथ, और भारत जल्द ही दुनिया में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन बाजारों में से एक बन सकता है। और इसीलिए भी भारत में लिथियम की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो बढ़ती मांग के कारण भारत जो है वो लिथियम के आयात पर काफ़ी अधिक खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से भारत पर इसको लेकर बड़े पैमाने पर खर्चे आ रहे हैं और व्यय जो है बहुत अधिक बढ़ रहा है। और अभी तक देखा जाए तो 2017 से 2020 के बीच में लिथियम के आयात को लेकर जो व्यय हुआ है सरकार का वो 3 गुना बढ़ा है। तो भारत अपनी इलेक्ट्रिक बैटरी की आपूर्ति और अन्य लिथियम आधारित उपकरणों के लिए अभी जो भारत आयात करता है लिथियम को, वो जापान, चीन और ताइवान से बहुत अधिक मात्रा में आयात करता है। तो लिथियम के मामले में जापान, चीन और ताइवान पर भारत बड़े पैमाने पर क्या है, निर्भर है। तो इसी के साथ देखा जाए तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत का पहला लिथियम प्लांट लगाया गया था। कहाँ, गुजरात में। तो गुजरात में भारत का पहला 2021 में गुजरात में स्थापित किया जाएगा लिथियम प्लांट। तो भारत का पहला लिथियम प्लांट गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा और इस रिफाइनरी की स्थापना मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा की जाएगी। और यह रिफाइनरी बेस बैटरी सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम अयस्क का उपयोग करेगी और गुजरात को लिथियम आयन बैटरी के केंद्र के रूप में बनाएगी। तो लिथियम आयन बैटरी के लिए या लिथियम प्लांट जो पहला बना है भारत में, किस राज्य में बनाया जाएगा, गुजरात में बनाया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया। और लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। और इसका जो शीर्षक जिस शीर्षक से इसको जारी किया गया वह शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ,
ये इसका शीर्षक रहा और इसके साथ ही लोकतंत्र सूचकांक 2020 को प्रकाशित किया गया इस शीर्षक के साथ। इसमें भारत की रैंकिंग 53 रही, 53वीं भारत की रैंकिंग रही। भारत इसमें 2 स्थान नीचे गिरा है। पिछले 2020-2019 के रैंकिंग में भारत की रैंकिंग एक 51 थी लोकतंत्र के मामले में, अभी जो है गिरकर 53वीं रैंकिंग पर आ गया है। तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। नॉर्वे में लोकतंत्र की स्थिति को काफ़ी अच्छा बताया गया है। दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः इस इंडेक्स में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा रहे हैं। तो पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है और उसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा इस सूचकांक में रहे। किस सूचकांक में? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है कब? 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी। तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी को। प्रति वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा किया जाता है। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और देखा जाए तो विश्व में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है हर साल, और इस दिवस का उद्देश्य जो है शिक्षा और जागरूकता के द्वारा लोगों को जीवन की रक्षा करना है, कैंसर के विषय में जानकारी फैलाना है। और अगर देखा जाए तो जीवन में पूरे जीवन में औसतन 5 में से 1 पुरुष कैंसर से पीड़ित है। उसी प्रकार 6 महिलाओं में से 1 महिला कैंसर से पीड़ित है। और इसके साथ साथ कैंसर के कारण 8 पुरुषों में से 1 पुरुष की मृत्यु होती ही है और 11 महिलाओं में से 1 महिला की मृत्यु होती है जो कैंसर से होती है। तो 11 में से अगर देखा जाए 11 में से 1 महिला की मृत्यु कैंसर से होती है। तो उसी प्रकार 8 पुरुष में से 1 पुरुष की मृत्यु कैंसर से होती है पूरे विश्व के आंकड़ों में अगर देखा जाए तो औसतन। इसी प्रकार भारत में अगर देखें तो कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या 2.25 मिलियन हो गई है अभी वर्तमान में। और भारत में हर साल लगभग 1 लाख कैंसर के नए मामले सामने आते हैं और 2018 तक देखा जाए तो लगभग 7 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण ही हुई है। तो विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत 2000 में की गई थी। वर्ष 2000 से विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत की गई थी, जो कि कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस पेरिस में इसको आयोजित पहले वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर में शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया गया था? पेरिस से शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2000 से शुरू किया गया था विश्व कैंसर दिवस मनाने की प्रक्रिया। और इस बार इसकी थीम क्या रही? मैं हूँ और मैं रहूँगा। ये इसकी थीम रही थी, मैं हूँ और मैं रहूँगा। और इसके साथ ही कैंसर का उपचार जो करने की विधि है उसको क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। कैंसर उपचार करने की विधि को कीमोथेरेपी कहा जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2020 के लिए। तो दुनिया की प्रमुख डिक्शनरी पब्लिशर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता के लिए वर्ष 2020 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। किसे? आत्मनिर्भरता को। तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर उस शब्द या अभिव्यक्ति को चुना जाता है जो कि लोकाचार, मनोदशा या बीते साल के पूर्व धारणा और संस्कृति महत्व के किसी शब्द के रूप में एक स्थायी क्षमता को प्रतिबिंबित करता हो। इसी प्रकार आत्मनिर्भर इस शब्द के लिए चुना गया क्योंकि वह उन असंख्य भारतीयों के लिए दिन प्रतिदिन की उपलब्धियों को दर्शाता है जो महामारी के जोखिमों से निपटने से बचते रहे हैं। तो इसी के साथ निपटते हैं और बचते रहे हैं। किससे? महामारी से बचते रहे हैं और उनका ठीक से सामना किया है, महामारी का सामना भी किया है और उससे बचे भी रहे हैं। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका आंसर होगा जल और आर्द्रभूमि। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका आंसर क्या होगा? जल और आर्द्रभूमि। जल और आर्द्रभूमि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम रही है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसका कारण है कि 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था, जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है। और उसी के आधार पर विश्व भर में आर्द्रभूमियों को सूचीबद्ध किया जाता है रामसर सम्मेलन की लिस्ट में। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या रही? जल और आर्द्रभूमि इसकी थीम रही। और इसकी शुरुआत कब की गई? 1971 में की गई। इसी प्रकार भारत की पहली आर्द्रभूमि जो रही वो रामसर सूची में वो चिल्का झील रही। और देखा जाए तो इस वर्ष आर्द्रभूमि के लिए थीम वेटलैंड एंड वाटर यानी कि आर्द्रभूमि और जल रहा। क्लियर है? तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि जैव
ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट कौन सा बना है? तो ऑप्शन है स्टार एक्स 1.0, वाटर स्टार वॉर 1.0, स्टार डस्ट 1.0, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्टार डस्ट 1.0। तो अमेरिका में स्टार डस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया और इस लॉन्च के साथ ही स्टार डस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है। अमेरिका आधारित रॉकेट स्टार्टअप कंपनी ब्लू स्विफ्ट एरोस्पेस ने जैव ईंधन द्वारा संचालित विश्व का पहला वाणिज्यिक बूस्टर लॉन्च किया है। तो किसने किया है? ब्लू स्विफ्ट एरोस्पेस ने जो जैव ईंधन से द्वारा चलने वाला पहला वाणिज्यिक बूस्टर लॉन्च किया है, जो अमेरिका आधारित एक रॉकेट स्टार्टअप कंपनी है। तो इसी प्रकार देखा जाए तो स्टारडस्ट 1.0 नाम का एक बूस्टर रॉकेट तकरीबन 20 फीट लंबा है और इसका द्रव्यमान 250 किलोग्राम का है और ये रॉकेट अधिकतम जो है 8 किलोग्राम पेलोड को ले जा सकता है। इसी के साथ देखा जाए तो कंपनी के मुताबिक यह रॉकेट के संचालन में प्रयोग किया जाने वाला जैव ईंधन जो है गैर विषैला है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है ये, और कार्बन की मात्रा को ना के बराबर छोड़ता है, यानी कि इसके जलने से कार्बन जो है वो नहीं निकलता है और इससे किसी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो इससे यह जो है प्रकृति के को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है। और ये रॉकेट अंतरिक्ष में वेट्स नामक छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद करेगा, जो कि पारंपरिक रॉकेटों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा और पर्यावरण के प्रति कम विषाक्त होगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है उमेश सिन्हा, राजीव कुमार, प्रवीण सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रवीण सिन्हा। तो अभी कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रवीण सिन्हा को 3 फरवरी 2021 को तत्काल प्रभाव से सीबीआई का केंद्रीय जांच ब्यूरो का अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसे? प्रवीण सिन्हा को। तो उन्होंने अभी जो स्थान लिया है किसका? आर के शुक्ला के स्थान पर उन्हें नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 3 फरवरी 2021 को समाप्त हो गया था। सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, और सीबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 में। तो इसी के साथ ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी है तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षाओं में अवश्य आएंगे। और जो भी जीके स्टैटिक्स से लेकर प्रश्न हैं और करंट अफेयर्स से लेकर प्रश्न हैं, यदि आपके पेपर में बनते हैं तो ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और मैं यही आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो, और इसके साथ साथ जो डेली हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज़ होती है, ये आपके परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी साबित हो। इस उद्देश्य से हम इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेशित करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किसके द्वारा प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड की घोषणा की गई? तो ऑप्शन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, युवा और खेल मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप जुड़ सकें लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।